अस्सलाम वालेकुम। इकोनो वॉइस के पॉडकास्ट में आपको खुश आमदेद। आज थोड़ा वक्फा फिर ज़्यादा हो गया। आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो ये कि 2 हफ्ते पहले शौकत तरीन साहब ने जो नए वज़ीर ख़जाना बनाए गए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कई ऐसी बातें की जो बड़ी रेडिकल थी। हम उसके बारे में बात काफ़ी अरसे से करते रहे, लेकिन पीटीआई हुकूमत के वज़ीर ख़जाना की तरफ से ऐसी बातें करना ये एक किसी हद तक हैरत वाली बात भी थी और एक लिहाज से अच्छी चीज़ भी थी कि आखिरकार हक़ाइक़ का इदराक हो गया। तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करेंगे जो अगला बजट आ रहा है उसके अंदर क्या चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश होंगे, और जो आईएमएफ प्रोग्राम है इसका अब आगे क्या फ्यूचर होगा। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज वो है पिछले कोई हफ्ते 10 दिन से क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस हैं। इनकी कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया और आजकल काफ़ी डिक्लाइन चल रहा है पिछले 3-4 दिन से। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये क्या हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या बुनियादी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपको देखने की ज़रूरत है, और इसका मुस्तकबिल क्या है। तो पहले बात करते हैं शौकत तरीन साहब की। शौकत तरीन साहब ने कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने खुल के बातें की कि इस हुकूमत की माशी पॉलिसियां गलत थी। इसने आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम निगोशिएट किया वो गलत किया। ये करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए और दूसरी रेगुलेशन जो है इंक्लूडिंग स्टेट बैंक के इकदाम, उसमें कई गलतियों की मुर्तकब हुई है। जो टैक्सेशन में इजाफा किया गया, जो यूटिलिटी प्राइसेस में इजाफा किया गया, जिस तरह ये हुकूमत सर्कुलर डेट को टैकल करना चाह रही है, वो सब का सब बुनियादी तौर पर एक नाकाम और फेल्ड स्ट्रेटजी है। शौकत तरीन साहब ने ये बात भी की जो हम यहाँ काफी दफा कर चुके हैं कि जो बिजली और दूसरी इस तरह की चीजें हैं इनकी कीमतों में इजाफा अब एक्चुअली सर्कुलर डेट में मजीद इजाफे की वजह बनता है, क्योंकि एक तो उससे डिमांड में कमी आ जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब आपको जो आइडल कैपेसिटी है उसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, और दूसरी चीज ये है कि लोग उसकी वजह से एक्चुअली चोरी और इस तरह की दूसरी चीजों की तरफ भी ज्यादा माइल होते हैं। यही सूरत हाल टैक्सेशन की भी है, और इस सारे चक्कर में बुनियादी तौर पर हुकूमत ने, हुकूमती पॉलिसीज ने को पिछले 2.5-3 साल की पॉलिसीज ने, जिसमें असद उमर साहब की पॉलिसीज भी थी, जिसमें हफीज शेख साहब की पॉलिसीज भी थी, यानी थ्रू आउट पीटीआई गवर्नमेंट, उसने इस मईशत को एक डाउनवर्ड स्पाइरल में डाल दिया है। और शौकत तरीन साहब की बातों से जो एक और चीज़ नज़र आ रही थी वो ये नज़र आ रही थी कि अगर इस वक्त बुनियादी तौर पर इस्लाह अवाल ना की गई तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है, तो इफेक्टिवली हम स्टैगफ्लेशन में हैं और ये मजीद मामलात खराबी की तरफ जाएंगे स्टैगफ्लेशन के हिसाब किताब में। शौकत तरीन साहब ने जो अपना विजन दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो बुनियादी तौर पर प्रो ग्रोथ इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर चलना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 6-7% पर एनम के आसपास पहुंच जाए, और उसके बाद वहाँ से इसको फिर आगे फैलाया जाए, क्योंकि उनके ख्याल में, और ये बात सही भी है, कि इससे निकलने का कोई रास्ता और है नहीं। अच्छा, अब इसमें शौकत तरीन साहब को अगला बजट भी बनाना है। उस बजट के ब्लूप्रिंट्स नज़र तो बज़ाहिर यही आता है कि जो उन्होंने बातचीत की है वो बातचीत ही डिटर्मिन करेगी कि आगे इस बजट के ब्लूप्रिंट क्या होंगे। वो ग्रोथ स्ट्रेटजी होगी उसके अंदर। उम्मीद की जाती है कि टैक्सेस का निज़ाम जो है उसको आसान भी बनाया जाएगा और टैक्सेस को थोड़ा सादा भी किया जाएगा और उनमें कमी भी की जाएगी। सिमिलरली यूटिलिटी प्राइसेस वगैरह के ऊपर भी कर्व्स और कंट्रोल की ज़रूरत है। अच्छा, अब जब ये सब कुछ किया जाएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत उन शराइत से पहलूतही कर रही है, उन शराइत को इग्नोर कर रही है जो उसने आईएमएफ के साथ तय की हैं। अच्छा, अब ये बुनियादी तौर पर इससे एक और मसला खड़ा हो जाएगा, और वो मसला ये खड़ा हो जाएगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम फिर डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो अब जो चैलेंज होगा वो ये होगा हुकूमत के लिए कि या तो वो आईएमएफ के साथ निगोशिएट करे, और निगोशिएट करने के बाद आईएमएफ को कन्विंस करे इस चीज़ के ऊपर कि जो उसकी माशी पॉलिसियां हैं, जो अब शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, हाँ, इनके साथ चलने की ज़रूरत है, और जो पॉलिसीज़ आईएमएफ और पिछली हुकूमतें आपस में निगोशिएट और प्रोपोगेट करती रही हैं और जिनका वो समझती थी कि सही हैं, वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। मुझे इसकी कामयाबी के, इस निगोशिएशन की कामयाबी के इम्कानात कम नज़र आते हैं, और इस कमी की वजह से मुझे लगता ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसको शायद प्रीमेच्योरली डिसकंटिन्यू करना पड़ जाए। अब उसके भी असरात होंगे। एक असर तो उसका ये होगा कि आईएमएफ की जो प्रोग्राम की बाकी किस्तें हैं उनकी फराहमी रुक जाएगी। थोड़ा सा उसका असर फिर जो बेसिकली आपकी फॉरेक्स सिचुएशन है उसके ऊपर भी पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग्स के ऊपर इसका फर्क पड़ सकता है, जिससे मुल्क को मजीद बैरूनी करेंसी के अंदर, खासतौर पर डॉलर के अंदर या दूसरी बैरूनी करेंसी, जैसे यूरो और रेमनबी वगैरह, इसमें रिजर्व्स की ज़रूरत होगी, रिजर्व बफर की
की जरूरत होगी। अच्छा, अब वो रिजर्व बफर के लाने में शौकत तरीन साहब का काम तो है, लेकिन उसके लिए उनको रजा बाकर साहब की भी जरूरत होगी। और रजा बाकर साहब ने जो पॉलिसी स्टेट बैंक के लिए रखी है अब तक, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उन्होंने फोकस किया है वजीर आजम इमरान खान की हाउसिंग स्कीम की बेस पे कि हाउसिंग लोन्स को इंक्रीज किया जाए और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, उसके अलावा वो सारी पॉलिसीज एक्चुअली उसी माशी टीम की पॉलिसीज हैं जो हफीज शेख साहब जिसको प्रोपेगेट करते थे, या असद उमर साहब करते थे, या अमादर साहब जब बेसिकली स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे आते थे तो वो उसको करते थे। अब शौकत तरीन साहब उससे टोटली एक डायगनली 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में इकोनॉमी को लेके जाना चाह रहे हैं, और उसमें फिर ये शौकत तरीन साहब और रजा बाकर साहब साथ साथ चल सकेंगे नहीं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। बट एक चीज तय है कि हुकूमत को फॉरेक्स डिनोमिनेटेड इनफ्लोज की जरूरत होगी। रेमिटेंसेस की सूरत हाल में बेहतरी आई है जो एक अच्छी चीज है। थोड़ा सा रोशन पाकिस्तान अकाउंट के अंदर इंप्रूवमेंट्स आई हैं। रेमिटेंसेस में खास तौर पर एक फैक्टर जो है वो ये है कि क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेवल वगैरह बंद है तो हुंडी वगैरह बंद हुई है, इससे हुकूमत को कोई सपोर्ट मिली है। एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल बुरी है। देखना ये होगा कि शौकत तरीन साहब अपनी पॉलिसी से कितनी जल्दी एक्सपोर्ट्स को बीफ अप कर सकते हैं, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने पिछली दफा जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वजीर खजाना थे तो बहुत जल्दी टर्न अराउंड किया था चावल और कॉटन के साथ, और उस वक्त इनको एक एडवांटेज ये मिला था कि कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक कर रही थी, और फॉर्चुनेटली अब दोबारा कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक कर रही हैं। तो देखना ये है कि शौकत तरीन साहब दोबारा वो कारनामा दिखा पाएंगे जो उन्होंने पहली दफा दिखाया था या नहीं, और अगर ये दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर शायद IMF प्रोग्राम से निकलने के जो मामलात हैं उनको ऑफसेट किया जा सकेगा। दूसरी चीज जिस पे हम आज बात करेंगे वो है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हमने देखा कि पिछले कुछ 6-8 महीने में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने में आए। बिटकॉइन जो लीडिंग करेंसी है उसकी कीमत $60,000 को क्रॉस कर गई। अब वो दोबारा 40,000 से भी नीचे आ चुकी है। इसमें एलॉन मस्क जो हैं उनके बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं कि पहले उन्होंने इसको प्रॉप किया, उस पर टेस्ला मेड अ किलिंग, और उसके बाद अब वही जिम्मेदार हैं इसको वापस नीचे लाने के भी। अब हम इसके बारे में तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन एक चीज तय है और वो ये है कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर $2 ट्रिलियन एक जमाने में इसकी वैल्यूएशन हो चुकी थी, और अब ये 40% अपनी पीक से नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक कैपिटल वाइप आउट हुआ है। तो एक तो इस कैपिटल वाइप आउट के असरात पड़ेंगे इकोनॉमी के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि ये उतार चढ़ाव अपनी जगह पे इस वक्त क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है। मतलब मेरे ख्याल में 64,000 पे बिटकॉइन या दूसरी करेंसीज जिस प्राइस पॉइंट पे हैं, यही वो डॉज कॉइन जैसी जो करेंसी है उसकी जो प्राइस थी मतलब $1 के आसपास चली गई थी, ये रियलिस्टिक प्राइसेस नजर नहीं आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्रिप्टो एज एन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये यहाँ पर है, मतलब दिस इज हेयर टू स्टे। डिजिटल करेंसीज ही फ्यूचर है। चाइनीज गवर्नमेंट जो है उसने अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर दी है। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कब तक रहेगा, किसी ज़माने में ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें से कौन सी करेंसीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनेगी, ये बात की बात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज आर हेयर टू स्टे, वो यहाँ हैं। और हमें, अगर आपका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग में, तो ये एक एरिया है जिसके ऊपर आपको अब फोकस करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और बाकी इस पे हम तफसील से आगे भी बात करते रहेंगे। लेकिन आज मैं, अगर आप मुझसे पूछें कि अगर आप क्रिप्टो में एक्सपोजर लेना चाहें तो किस तरह लें, तो मेरा तो जवाब सिर्फ सीधा सा होगा कि क्रिप्टो के अंदर आप अपनी सेविंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करके सिर्फ समझने की और देखने की कोशिश करें। बड़ा एक्सपोजर ना लें क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त किसी को नहीं पता वैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या हैं, सप्लाई डिमांड क्या है। सो बहुत कुछ स्पेकुलेशन पे चल रहा है, और उसमें अगर आपको किसी ज़माने में झटका लगेगा किसी टाइम पे, तो वो ऐसे ही लगेगा कि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी 40-50% वेल्थ जो है वो लूज कर चुके हैं इस सारे झटके के अंदर। तो ये क्रिप्टो के बारे में एक चीज है। फिलहाल जो वैल्यूएशंस हैं अक्सर की दे डोंट मेक सेंस, बट द इंस्ट्रूमेंट इज हेयर टू स्टे, क्रिप्टो करेंसीज आर हेयर टू स्टे। और उसके अंदर सबसे अहम चीज ये होगी कि आप इसको सीखने के लिए थोड़ा सा एक्सपोजर लें और समझने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।